जी सर। ओके। आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे बीच में कन्वर्सेशन हम शुरू कर सकें। जी सर। मैंने सर अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं अपने गांव बिरामी, जो जोधपुर जिले में पड़ता है, वहां से की थी 8वीं तक की। उसके बाद मैंने 10वीं 1994 में सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिलाबाग जोधपुर से की। मैंने अपनी 12वीं सीनियर सेकेंडरी 1996 में सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिलाबाग जोधपुर से की। और उसके बाद मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर लिया सर 97 में। और सेवा के दौरान ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की सर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। ओके। 2002 में मैंने पूरी की। हम्म। मैंने बीएड जम्मू यूनिवर्सिटी से 2011 में की सर। ओके। और ठीक है, मैं समझ गया। आपने अभी अपनी स्कूल के पीछे महिला शब्द लगाया था, ये क्या है मतलब? महिला बाग क्या बोला आपने? सर ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला बाग ये विद्यालय का नाम है सर। ये इंटीरियर जोधपुर सिटी के मध्य में पड़ता है। ये गुलाब सागर के पास जो विद्यालय स्थित है। ये ओके ओके। 1920 के करीब स्थापित ये एरिया है, जो महाराजा जसवंत सिंह के समय में इसकी स्थापना की गई थी। ओके ठीक है। आप वर्तमान यहाँ में क्या पहले कर रहे हैं? हॉस्पिटल आप है। अध्यापक हैं अभी? जी सर, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ मैं सर, द्वितीय ओके श्रेणी ओके शिक्षक है। ठीक है। आप मुझे बताइए कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ने हाल ही में कोई इनिशिएटिव, विशेष कदम उठाए हो, कुछ नवाचार किए हों? आप उनका नाम बताइए, केवल विस्तारित नहीं करना है। बालिका शिक्षा के लिए काफी स्कीम सरकार की तरफ से चल रही है सर। उनको प्रोत्साहन देने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना है। और पालनहार में जो लाभार्थी रहते हैं उसमें है। और इंस्पायर्ड जो अवार्ड दिए जाते हैं, और जिसमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, आपने गार्गी पुरस्कार की बात कही थी, इसके अलावा कुछ और भी पुरस्कार है, आपको पता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर। अच्छा, एक शुभ शक्ति योजना है, उसके बारे में बताइए बालिकाओं के लिए। नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर, मैं उस पर पढ़ना चाहूंगा सर। ठीक है। एक इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, उसके बारे में जानते हैं? जी नहीं सर, सॉरी सर। आपकी स्कूल की बालिकाओं को ये पुरस्कार नहीं मिलता है? 8वीं 10वीं 12वीं 12वीं की बालिकाओं के लिए तो आपकी स्कूल से किसी बालिका ने पुरस्कार हासिल ही नहीं किया अभी तक? नहीं सर, मेरी विद्यालय से अभी ऐसा सौभाग्य किसी स्टूडेंट को अभी नहीं मिला है। और वैसे मैंने अभी 7-8 महीने पहले ही ज्वाइन किया सर, तो। ओके, आपने हाल ही में ज्वाइन किया। ओके ओके। जी सर। चलिए। आप डिफेंस में भी रहे हैं। जी सर। आजकल ये जाति आधारित रेजिमेंटों की बात बहुत चर्चित है, हर कहते हैं कि महार रेजिमेंट होनी चाहिए, कोई क्या कहता है, कोई गुजर रेजिमेंट की बात करता है। तो आपको ये बताना है कि वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे यहाँ पे सेना में ये सब क्यों है, जाति आधारित रेजिमेंट्स? सर ये अंग्रेजों के समय में मार्शल कॉम के लिए अलग से रेजिमेंट शुरू की गई थी। वैसे ये एक फौज में एक स्पेशल वर्ग के लोगों को ये ऐसे रेजिमेंट बना दी जाती है, और अभी भी चल रही है, क्योंकि उससे एक ये रहता है कि एक फौज के प्रति डेडिकेशन उनका ज्यादा रहता है, उनमें जोश और टीम स्पिरिट की भावना ज्यादा रहती है। तो तो क्या उसकी इसमें वजह से नहीं, इसका मतलब यह है कि एक ही जाति के लोग होंगे, डेडिकेशन ज्यादा होगा? एक ही जाति के होने से कोई ये खास मायने नहीं रखता है, सर मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन रहेगा। और वो लोग एक सेम रीजन से आते हैं, और उनकी काफी कल्चरल वो शेयर करते हैं, बहुत सारे विशेषताएं होती है उनकी। और इससे अगर फौज में एक स्पेशली ट्रेंड ग्रुप हमें मिलता है,
जो हमें गिवन मिशन को करने में कामयाबी हासिल हो और उनका मोरल हाई रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं देखते। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि महिलाओं को सेना में शामिल करने को लेकर काफ़ी बातचीत हुई अभी पिछले कुछ दौर में देखें तो न्यायालय की भी उसमें उपस्थिति थी, काफ़ी जी चर्चाएं भी चली थी। जी तो सर। महिलाओं को सेना में एक फाइटिंग फोर्सेस के रूप में शामिल करने के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे बीएसएफ में कर रखा है एक्चुअल जो आपके एक्टिव सोल्जर की भांति, क्या महिलाओं को जी इस भांति हमें शामिल करना चाहिए अभी? सर, जब नारी उत्थान और नारी जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हमें वहाँ पे चूजी नहीं हो सकते, हमें सर वहाँ पे सेलेक्टिव नहीं हो सकते, हमें उनको फुल प्लेज मौका देना पड़ेगा, उनके उनमें कैलिबर है, बशर्ते कि वहाँ पे डिसिप्लिन हो, उनको वेल ट्रेंड किया जाए, दे आल्सो कैन हैंडल, वो भी मुश्किल हालातों को हैंडल कर सकते हैं अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और उनको मौका दिया जाए। तो हम्म। उसमें नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर जगह 33%, 30% हम बातें करते हैं कि इतना अंश महिलाओं को इतनी भागीदारी होनी चाहिए। जी मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आज के दिन मैं डिसीजन लेता हूँ आपको रक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो सर। आप क्या ये सीधा आदेश पारित कर देंगे कि 33% महिलाओं को तत्काल भर्ती कीजिए? इसके जी ऊपर आप नहीं, स्पष्ट हो। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हम आदेश पारित नहीं कर सकते, क्योंकि हम मिलिट्री को एक अलग नजरिए से देखते हैं सर। वहाँ पे एक कैपेबल फोर्स बनाने के लिए हमें उनमें ओएल की और जो भी सोल्जर लाइक क्वालिटीज है, उनके बेस पे हम उनको सेलेक्ट करेंगे, और इफ अगर वो उसमें पारंगत है, उसमें वो क्वालिफाई करते हैं, तो नहीं, वो हम। ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो भी ठीक है, सब है, तो क्या हम इस अनुपात में महिलाओं को आज के दिन भर्ती कर सकते हैं क्या? क्या दिक्कतें हैं भर्ती किए जाने के संदर्भ में? आप मुझे दिक्कत बताइए, आर्मी क्यों मना करती है? वो इसलिए मना करते हैं कि सर अभी ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं रहा है, और वहाँ पे कई बार हमें लेडीज को लेके हमें जो फील्ड ड्यूटीज है, वहाँ पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें उनको स्लोली स्लोली हम उनको बढ़ा सकते हैं कि वो। ओके ओके, समझ गया, फेज्ड फेज्ड मैनर में जाना पड़ेगा इसके लिए। जी सर। ओके, चलिए, मुझे आप बाकी महावीर जी जुड़ चुके हैं ना सभी लोग? बाकी पूनम जी 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, सुनील सर अभी कॉल लगा रहा हूँ मैं उनको। ठीक है, आप मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन सी है? पूर्ण सर भी है, अगर डिफेंस वाला चाहिए था ना अभी। हाँ। हाँ, डिफेंस वाला तो कर लूंगा मैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताइए मुझे आप। अ, दुनिया की वैसे हर कोई फौज अपने लेवल पे ताकतवर रहती है सर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो यूएस मिलिट्री है वो टेक्नोलॉजी के नज़रिए से, और उनका जो एडवांस है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा फाइटिंग फोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड रहते हैं, तो उसको माना जाता है काफ़ी पावरफुल। उसके बाद चाइना का भी आर्मी का और मिलिट्री ठीक है, का। आपके आपके क्या विषय रहे हैं? सर मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में रहे हैं। मैंने एमए सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की। ओके, आप मुझे ये बताइए, पॉलिटी के आप विद्यार्थी रहे हैं, जी संविधान और संविधानवाद तो शब्द इस्तेमाल होते हैं, दोनों में क्या मूल अंतर है? सर, संविधान में हम लोग सर उनके आर्टिकल्स, उनके जो अलग अलग सेक्शंस और जो सूचियां और वो होती है, वो उनकी डिटेल में जाते हैं। संविधानवाद की जब बात आती है तो हम उसका उसमें सर जो उसका जो भाव है, उसकी उसके पीछे क्या भावना है, उसमें कौन कौन से जो मूल्य इंक्लूड किए गए जो हमारी प्रस्तावना में, तो उन पे संविधानवाद में उन मूल्यों को हम ज्यादा वो लेते हैं। हम मूल्यों के बारे में करते हैं। चलिए, एक शब्द इस्तेमाल होता है समानता, और एक होता जी है समता। ये समता शब्द हमारे संविधान में कहीं इस्तेमाल हो, आपने सुना है समता? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं। सॉरी। समता और समानता में अंतर बताइए आप। समानता जब हम हर स्तर पे
उनके किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या वर्ग विशेष का की और ध्यान दिए बगैर हम अगर एक तरह का व्यवहार करते हैं तो हम समानता का व्यवहार करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली उनके साथ जब हम जुड़ते हैं, ये तो एक बात हो गई, और जब हम जुड़ते हैं प्रैक्टिकली तो वो समता हो गई है सर। हम उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, हम उनके साथ प्रैक्टिकली जुड़ाव रखते हैं, और समानता में हम सिर्फ ऊपरी तौर पर एक फॉर्मेलिटी के रूप में हम बात करते हैं। आप सेना से जुड़े हैं और राजनीतिक गतिविधियों में आपकी रुचि है, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी आप अध्यापक हैं। जी दो शब्द बड़े चर्चित रहते हैं कि राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। ये मुझे बताइए क्या है, दोनों में फर्क क्या है बुनियादी? इसमें यह है कि सर, जो लेफ्ट विंग है वो एक साम्यवाद और किसी भी चीज में एक्सट्रीम, चाहे लेफ्ट विंग हो राइट विंग हो, एक्सट्रीम उसमें आइडियोलॉजी वो अपनी विचारधारा को रखते हैं, एक बीच का पाथ नहीं अपनाते। राइट विंग है वो अपने नेशनलिज्म पे या अपना वर्ग विशेष, अपनी कल्चर पे और प्राइड पे ज्यादा जाते हैं। जो लेफ्ट विंग पे रहते हैं वो साम्यवाद और कम्युनिज्म पे अपने विचारों को रखते हैं, जहाँ पे यूनियंस और भारत ये में चीजें रहती है। भारत में कौन सा दल है जो लेफ्ट विंग है? सर, जो कम्युनिस्ट है, सीपीएम, सीपीआई, इनको हम लेफ्ट विंग, लेफ्ट लीनिंग पार्टीज मानते हैं। ओके, चलिए आप शुरू कीजिए पूनम जी। पूर्ण सर है, मैं हूँ, हम पूछ लेते हैं। पूनम जी ज्वाइन नहीं किया अभी तक। मैं पूछ लेता हूँ कुछ मिनट। पूर्ण सर पूछ लेंगे। पूरन जी स्पोर्ट्स वाला पूछिए, इनका क्या है हॉबी? जी, मेरा हॉबी कविता लिखना और वॉलीबॉल खेलना। अच्छा, वॉलीबॉल खेलना। राजस्थान की वॉलीबॉल टीम के बारे में बताएं। नहीं, मैं पढ़ा नहीं सर। अच्छा चलिए, जो भारत की वॉलीबॉल टीम है उसके कैप्टन का नाम बता दीजिए। नहीं सर, मैं कवर नहीं कर पाया उसको, वॉलीबॉल वाला। अच्छा ये बताइए, वॉलीबॉल जो है ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? दोनों है सर, इंडोर और आउटडोर। आपने कौन सा खेला है? दोनों खेला है हमने सर, आउटडोर इंडोर में। अच्छा, किस पोजीशन पर खेलते हैं आप? मैं सर सेटर में रहता हूँ, नेट पे, और इसमें देखा। अच्छा, कोई रूल बता दें, 2 रूल बता दें इंटरनेशनल रूल वॉलीबॉल के। वॉलीबॉल का ये है कि सर, जो लिबरो होता है वो सेंटर में खेलेगा, वो स्मैश नहीं मारेगा, और वो सिर्फ ओनली डिफेंसिव अपना उसका रोल रहेगा। दूसरा ये है कि बॉडी के किसी भी पोर्शन से हम लोग बॉल को एक बार में उसको टच होने से माना जाएगा, खेल सकते हैं। डबल नहीं होना चाहिए, रोलिंग नहीं होनी चाहिए बॉल का उसको। अच्छा, ये जो रोटेशन होता है हर टीम का, ये जी, क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है? नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा चलिए, आप बताएं, आपने एयरफोर्स में पुलिस सेवा दी है, जी तो अभी क्या डिफेंस में पुलिस सेवा में महिलाओं की भर्ती हुई है? जी सर, हुई है सर। कब हुई है और कितनी हुई है? अभी सर, मैं आई टेक रिस्क, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है। कोई नहीं, अंदाजतन बता दीजिए, और कब हुई है? हाँ, कुछ 221 के करीब अभी लास्ट ईयर सर। जो मिलिट्री पुलिस है उसमें वुमेन जो उनका कॉम्बैट फोर्स में उनको लिया गया। अच्छा 201, आप आसपास आंकड़ा है 201 के? 221। 201 के। अच्छा, तो एयरफोर्स में भी हुई है क्या, या आगे ऐसा प्लान है करने का? अभी तो नहीं है सर, एयरफोर्स में तो नहीं हुई है, और आगे ऐसा
सुनने में आ रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह पे और जहाँ पे डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग है नॉर्थ ईस्ट में, तो समटाइम्स तीनों फोर्सेज में, पुलिस में। क्या कारण है, क्या काम रहेगा लेडीज पुलिस का? मुझे तो कोई काम दिखता नहीं है मिलिट्री में। सर कई बार मिलिट्री को आजकल बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन में भी लगाया जा रहा है जो पीस टाइम में हमारे देश के लोगों के, जहाँ पे सपोर्ट के लिए और लोगों के रेस्क्यू के लिए, और तो वहाँ पे उनका यूज के लिए जहाँ पे लेडीज रिक्वायरमेंट रहता है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में, तो इसके लिए भी लिया जा रहा है। और JNK में जहाँ पे कई टेररिज्म के एंगल से देखे तो हम सर्च ऑपरेशन में, जहाँ पे उसके बाद में कुछ इंटेरोगेशन वगैरह में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट तो रहता है सर। ये इंटेरोगेशन का नॉर्थ ईस्ट में और JNK में कुछ एक रूल पारित हुआ था, कुछ जी एक्ट सर। पारित हुआ था। जी सर। कौन सा एक्ट था वो और कब लाया गया था? इसको एप्सा बोलते हैं सर, ये स्पेशल फोर्सेज के लिए स्पेशल फोर्सेज एक्ट है सर, जिसको नॉर्थ ईस्ट में और JNK में ये मिलिट्री को एक स्पेशल पावर देता है कि वो सर्च किसी घर में करना है या कोई ऑपरेशन मिलिट्री का टेररिज्म के अगेंस्ट में कुछ ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए लाए गए। इसका विरोध क्यों हुआ फिर इतना? रूल तो सही था, एक्ट तो सही था। उस ऑपरेशन के दौरान सर कई मिलिट्री की तरफ से भी कुछ लूप होल्स रहे थे उसमें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और कुछ ऐसे केस आए थे कि वहाँ पे मिलिट्री का जो ऑपरेशन के दौरान कई बार ज़्यादातर जेन्यून थे, बट समटाइम्स ऐसा सिविलियन के साथ जो बर्ताव किया गया फौज की तरफ से, तो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन कुछ जगह हुआ था, तो इसलिए विरोध हुआ। आप श्योर हैं ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ? जी सर, वो हम अखबार में पढ़ते हैं, और उसमें जैसे नहीं, मणिपुर में। अखबार से तो कुछ भी हो सकती है, आप तो डिफेंस फोर्सेस से हैं। चलिए ठीक है, राफेल के बारे में बताएं थोड़ा। राफेल एक सर नई जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है सर। फ्रांस के डासो कंपनी से इसको प्रोक्योर किया गया है सर, और इसके काफी जहाज भारत में भी आ चुके हैं, जिनको अंबाला में फिलहाल हाउस किया गया। अच्छा, कितने बेस बनाए? सिर्फ अंबाला ही बेस है? अभी फिलहाल सर अंबाला है। और इसके बाद? इसके बाद सर हासीमारा और जोधपुर का भी प्लानिंग चल। अच्छा, अभी कितने आने वाले हैं, कोई फिगर है? कुल सर 36 जहाज आएंगे। तो क्या कारण रहा है कि पहले हम लगभग 250 के करीब हम ऑर्डर कर रहे थे, फिर हमने सिर्फ 36 पर लिमिट कर दिया? क्या कारण रहा है? इसका प्रोक्योरमेंट में जो डिले हुआ सर, उसके बाद जो जिस कंपनी से बात हुआ था भारतीय वायुसेना का, उसमें उसके मूल्य को लेके कुछ बात बनी नहीं, समझौते थे, और उसके बाद वायुसेना को ज़्यादा इमरजेंसी रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए 36 जहाज को खरीदने का निर्णय थोड़ा जल्दबाजी में लेके फिर हाँ। उसको क्लियर किया गया। पूर्ण सर, सुनील सर और पूनम जी ने भी ज्वाइन कर लिया, इनको भी थोड़ा। हाँ ठीक है, अब तो हाँ मेरी हाँ तरफ से अंतिम प्रश्न है। टाइम हो गया सर थोड़ा सा ना अभी। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट अभी में कर लेंगे, चलो ठीक है। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में कर लेंगे, अभी तो हो गया। मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न है, एयरफोर्स वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करती है इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना को सर चौथी बड़ी वायुसेना माना जाता है। भारतीय वायुसेना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से विश्व में चौथी पांचवी नंबर की फोर्सेज। अच्छा, धन्यवाद।
नेक्स्ट मेंबर प्लीज। अच्छा, आप जो हैं एयरफोर्स में सेवा दी आपने, तो मुझे ये बताइए, सर्जिकल ऑपरेशन हम बात करते हैं, आप जी मुझे इसकी डेफिनेशन होती है कोई? जी सर, एक दिए गए समय के लिमिटेशन में जब कोई फोर्सेस किसी स्पेसिफिक जगह पे अपना ऑपरेशन को अंजाम देती है, जो डायरेक्टली उस जगह पे हमला करके वापस फोर्सेस अपने वापस देश की सीमा में आ जाए और दुश्मन को जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, और ये एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर किया गया ऑपरेशन होता है, इसको सर्जिकल। मुझे ये बताइए कि कई दफा हम सुनते हैं कि हमारे जहाज दुश्मन के एरिया में गए और वापस आ गए, उनके रडार के जी पकड़ में नहीं आते हैं, ये बातें सुनने को मिलती है। ऐसी जी। क्या बात होती है कि वो पकड़ में नहीं आते हैं? इसमें सर कई जहाज में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो समटाइम्स जो दुश्मन का रडार जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको वो नहीं पकड़ पाता है और बच के क्या आ जाते हैं। क्या चीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जहाज में? जहाज में सर एक टेक्नोलॉजी होती है, स्टिल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि जो रडार के रेज को या रडार का जो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ओके, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए बेशक महावीर जी, रखना तो रख सकते हैं। ऐसे हैं बंसीलाल जी,